गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। कक्षा 9वीं में हिंदी के पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक स्पर्श भाग 1 और दूसरी संचयन भाग 1। स्पर्श भाग 1 हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक है, संचयन पूरक पुस्तिका है। आज हम संचयन भाग 1 से पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गिल्लू। यह पाठ एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के बारे में है, जो बहुत ही रोचक है। इस पाठ में प्राणी तथा प्रकृति के प्रति स्नेह प्रेम के भाव को उजागर किया है। इसके साथ ही पशु पक्षियों के स्वभाव और जीवन शैली की जानकारी भी दी गई है। इस पाठ में प्राणी, पक्षी तथा पर्यावरण के प्रति लेखिका का प्रेम भी दर्शाया गया है। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। अब हम लेखिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। महादेवी वर्मा जी हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। यह जो पाठ है आपका गिल्लू, यह पाठ संस्मरण के रूप में दिया गया है। पाठ में अनेक विधाएं होती है, जैसे कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ठीक है। तो ये जो पाठ है आपका, ये संस्मरण के रूप में दिया गया। संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति या याद के आधार पर लिखा गया लेख। इस संस्मरण में महादेवी वर्मा जी के पशु प्रेम पर प्रकाश डाला गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। अब जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो उस बात को याद कर रही है कि किस प्रकार से गिल्लू नाम का जीव जो है उनके जीवन में आया। तो वो बता रही हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी। सोनजूही एक पीला पुष्प है, जूही का एक प्रकार का पुष्प है जो पीला होता है। उसमें आज एक कली लगी है। कली का अर्थ जो फूल होता है उससे पहले वाला रूप, जो छोटा सा रूप होता है, मतलब उसका स्टार्टिंग जीवन जो होता है, फूल का जो शुरुआत का जो जीवन होता है वो कली के रूप में होता है। तो ये बता रहे हैं कि आज एक पीली कली लगी है, जिसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण, अचानक ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया। कौन सा छोटा जीव? गिल्लू, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली, सघन मतलब गहरी। वह जो छोटा जीव है वो इस हरियाली में बैठकर छिपता था और मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका। जैसे ही मैं वहाँ उस हरियाली में पहुंचती तो वो मुझे चौंका देता था, मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चकित कर देता था, चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। तब मैं वहाँ पर क्या देखने आती थी? पेड़ पौधों को देखने आती थी, कली को देखने आती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु आज मैं क्या कर रही हूँ? आज मैं किसको खोज कर रही हूँ? लघु प्राण, उस छोटे जीव की खोज कर रही हूँ। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब ये जो लेखिका है वो अभी उस वृतांत को, उस संस्मरण को याद कर रही है कि किस प्रकार से वो जो छोटा सा जीव है वो मुझे चौंकाने के लिए आ जाता था, इस सोनजूही की हरितिमा में ही छिपकर बैठता था। लेकिन आज वह उस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका अंत हो चुका है और उसे वहीं कहीं गाड़ दिया गया है।
लेकिन अब क्या पता इस सुनहरी कली के बहाने, ये जो सोन जूही की कली खिली है, इसके बहाने ही वह मुझे चौंकाने आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब जो लेखिका है वो उस संस्मरण को याद करते हुए हमें बता रही है कि किस प्रकार से गिल्लू से उनकी मुलाकात हुई। पहले वाले पैराग्राफ में तो वर्तमान जीवन को बताया उन्होंने कि आज उस जो वो लघु प्राण है, जो छोटा सा जीव है, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उसे वहाँ देखने आई हूँ और कहीं मैं उसकी खोज कर रही हूँ। अब लेकिन वो जो छोटा सा जीव है उसकी मुलाकात कब हुई, उसे कब लेखिका ने अपने पास पाया, उसके बारे में लेखिका हमसे अपने विचार साझा कर रही है। अचानक ही एक दिन सवेरे मैंने जब बरामदे में जाकर देखा तो 2 कौवे गमले के आसपास चुआ चुएल, मतलब ऐसा कुछ खेल खेल रहे हैं जैसे छूकर छुप जाना, फिर छूना, मतलब वहाँ पर चोंच मार मार के बार बार उसी जगह पर इर्द गिर्द वो घूम रहे थे, खेल खेल रहे थे। ये काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुषुंडी कौवे को ही कहा जाता है, लेकिन काकभुषुंडी एक ब्राह्मण को मिले श्राप, जो एक ऋषि के द्वारा ब्राह्मण को एक श्राप दिया गया था, उससे वह मतलब कौवे का रूप परिवर्तित हो गया। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब समादरित यानी कभी कभी तो उन्हें विशेष आदर दिया जाता है, कभी कभी अपमान या तिरस्कार भी किया जाता है। अति सम्मानित, अति अवमानित मतलब कभी कभी तो बहुत सम्मान मिलता है और कभी अपमान किया जाता है। किसको? काक पक्षी, जो कौवा होता है उसे हम श्राद्ध पक्ष में तो बहुत सम्मान रूप से पूछते हैं, और अगर वो हमारे घर पर छत पर काँव काँव करता है तो हम सोचते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है, और कभी कभी इसकी कर्कश आवाज़ से हम इसे पसंद भी नहीं करते। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब जो लेखिका है वो बता रही है कि जो हमारे पुरखे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं? काक के रूप में, मतलब कौवे के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ना तो वो मयूर के रूप में होते हैं, ना हंस के रूप में, ना ही गरुड़ के रूप में। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। मतलब कभी भी अगर आपने देखा होगा छत पर अगर कौवा बोल रहा है तो हमें पता चलता है कि आज कोई मेहमान आने वाला है, ये मान्यता है ऐसी। कर्कश का अर्थ होता है ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी हम उसी आवाज़ के द्वारा हमारे जो प्रियजन हैं उनके मधुर संदेश हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी हम कौवा और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं कि किस प्रकार से अगर कौवा काफ़ी देर तक काँव काँव करता रहता है, उड़ता हुआ काँव काँव करता रहता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलत होने वाला है, बुरा होने वाला है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मैंने बरामदे के वहाँ जाकर देखा तो कौन? कौवा, 2 कौवे आपस में इर्द गिर्द खेल खेल रहे थे, चोंच मार रहे थे और उस गमले के चारों ओर घूम रहे थे। लेकिन अचानक ही मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो नज़र है, वो उस गमले की बीच में जो जगह है उस पर जाकर गिरी। वहाँ पर एक छोटा सा जीव था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। मैंने पास जाकर देखा तो वह छोटा जीव कौन सा था? गिलहरी का छोटा बच्चा, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह जो गिलहरी का बच्चा है वो घोंसले से गिर गया है और जो कौवे उस गमले के आसपास घूम रहे हैं वो उस गिलहरी को खाना चाह रहे हैं, मतलब उसमें अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। काकद्वय की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह
चेस्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकद्वय मतलब वो जो दो कौवे हैं, काकद्वय का मतलब दो कौवे, उस उनके जो अगर चोंच से उस लघु प्राण पे जो घाव लगे हैं वे उसके लिए बहुत हैं, इसलिए वह बिना कुछ हरकत किए हुए उस गमले से चिपका पड़ा है, मतलब गमले से बाहर नहीं निकल रहा है। और जो कौवे हैं उनकी चोंच इतनी दूर नहीं है कि वह उसे पकड़ सके, इतनी लंबी नहीं है कि वह उसे पकड़ सके, इसीलिए वह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन जो कौवे हैं उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे पे चोंच मार दी थी और घाव हो गया था। तो सबके कहने पर सबने यही कहा कि वह चोंच लगने के बाद नहीं बच सकता, इसलिए इसे यहीं रहने दो। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। अब जो लेखिका है वो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखती थी, स्नेह रखती थी, इसीलिए उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को धीरे से उठाया। हौले से उठाना मतलब धीरे से उठाकर कमरे में ले आई। फिर पहले तो रुई से उसके रक्त को यानी खून को पोंछा, फिर उसके जो घाव थे उस पर मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब जो लेखिका है उसको मरहम लगाकर उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी रुई की पतली बत्ती बनाकर, लेकिन जो वो नन्हा सा जीव है, जो गिलहरी का जो बच्चा है, वो मुंह नहीं खोल सका और जो दूध की बूंदें हैं वो दोनों ओर लुढ़क रही थी। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब जो गिलहरी का जो बच्चा है वो 3 दिन तक उपचार के दौरान, मतलब 3 दिन तक लेखिका उसका दिन रात ध्यान रखती रही, तो वह उपचार के दौरान 3 दिन बाद इतना अच्छा और इतना निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगलियों को अपने नन्हे पंजों से पकड़ने लगा और अपनी नीले कांच जैसी मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके स्किंद रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब 3-4 महीने का वो हो गया और स्किंद रोए मतलब चिकने चिकने से उसकी जो बाल थे वो आ गए, झब्बेदार पूंछ और उसकी चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लग गई थी।